डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका जो नीट एग्ज़ाम है रीशेड्यूल हुआ है। तो रीशेड्यूल होने की वजह से ये जो बीच का गैप है इसको हम प्रॉपर वे में यूज़ कर पाएँ, अपने टॉपिक के अपने सब्जेक्ट के टच में कंटिन्यू रहें अपन। उसके लिए मैं एलन की तरफ से आपको रैपिड रिवीजन कोर्स एक्सटेंशन प्रोग्राम में आपका वेलकम करता हूं। इस प्रोग्राम में हम एनसीईआरटी की कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस लेंगे एंड प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको जो टॉपिक एलन की तरफ से जो आज कंटिन्यू कर रहा हूं वो टॉपिक होगा बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का जो फर्स्ट पेज है एनसीईआरटी का, इस फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 142 से स्टार्ट हुआ है बायोमॉलिक्यूल। इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इस फर्स्ट पैराग्राफ का रिजल्ट ये है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लें, अर्थ क्रस्ट को लें, तो दोनों में एलिमेंट सेम होते हैं। एलिमेंट सेम है बट कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस है वो आपको लास्ट लाइन में रिजल्ट में शो किया गया है, और वो ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में जितना क्वांटिटी होगा उसके रिस्पेक्ट में मोर मिलेगा। आपको जब एलन में क्लासरूम में पढ़ाया गया था तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को पढ़ाया गया था। अब इसमें पेज नंबर 143 पर जो इम्पोर्टेंट है वो है टेबल नंबर 9.1। इस टेबल नंबर 9.1 में अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट की क्वांटिटी का कंपैरेटिव स्टडी दिया गया है। यहां से एक रिजल्ट ये आता है कि दोनों में ही अर्थ क्रस्ट हो या फिर ह्यूमन बॉडी हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी मोर अबंडेंट होगी। ऐसे इसमें कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन की क्वांटिटी वेरी लेस होगी, बट ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल क्वांटिटी में सिलिकॉन मिलेगा। तो इस टेबल को रफली आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सा एलिमेंट मोर क्वांटिटी में मिलता है, कौन सा एलिमेंट लेस क्वांटिटी में मिलेगा। हाँ, एलन की टीम की तरफ से इसमें एक करेक्शन भी दिया गया है जो मैंने आपको शो भी किया है। ह्यूमन बॉडी में इसमें हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है 0.5 दिया गया है, बट वो 9.5 होना चाहिए। क्लासरूम में तो मैंने आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन इसमें बस अब इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है अमीनो एसिड का, इस अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स में जो वेरिएशन डिपेंड करता है वो करता है आर ग्रुप पे। इस आर का वैल्यू एच होगा तो उसको बोला जाएगा ग्लाइसिन, CH3 होगा तो एलेनाइन, CH2OH होगा तो उसको सेराइन बोल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, बस इतना सा ध्यान रखना है, अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में वेरिएशन डिपेंड करता है किस पे, साइड ग्रुप पे। आपने एलन क्लासरूम में अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट इस पैराग्राफ में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है वो इस बेसिस पर है कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में COOH ग्रुप का नंबर कितना होगा, NH2 ग्रुप का नंबर क्या होगा। इसके बेसिस पे 3 टाइप के अमीनो एसिड है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। इसी तरह से जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं इनको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनाइन। अब ये जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यदि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है ज्विटर आयन फॉर्म।
तो ये ज्वीटर आयन हो गया बी वाला। अब यदि ये एसिडिक मीडियम में जाता है तो एसिड से ये H+ लेकर के और कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन यदि ये बेसिक मीडियम में डाला जाए इसको, तो ये जो बेसिक मीडियम है इस केस में OH माइनस NH3 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया। कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिक मीडियम में अमीनो एसिड पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। वैसे तो आपने लिपिड को बहुत डिटेल में एलन क्लासरूम में पढ़ा हुआ है, लेकिन इसकी जो समरी है उसमें ये है, आपको ध्यान रखना होगा पामीटिक एसिड की स्ट्रक्चर में जो कार्बन का नंबर होता है वो 16 होगा, अराकिडोनिक एसिड की स्ट्रक्चर में कार्बन का नंबर 20 होगा। अब ये एक लाइन ऐसी है ये वाली, अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, ये लाइन ठीक नहीं है। ग्लिसरॉल लिपिड नहीं होता, ग्लिसरॉल तो कंटेंट है लिपिड का, ग्लिसरॉल तो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, ये बात ठीक है। तो इस लाइन को ऐसे रखें आप, अनदर सिंपल लिपिड इज, यहां तक कट करने के बाद ग्लिसरॉल के बाद जो विच है इसको कट कर दो तो ये लाइन बच जाएगा, ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब ये ठीक है लाइन। इस पैराग्राफ में आपको जो डिस्कशन किया गया है वो है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड का बेसिक डिफरेंस। न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। पेंटोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस लिंक हो जाता है तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे एडिनोसाइन है, ग्वानोसाइन है, थाइमिडाइन है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलिक एसिड है, थाइमिडाइलिक एसिड है, ग्वानाइलिक एसिड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आपने एलन के क्लासरूम में ये सारी स्ट्रक्चर जो इस पेज पर दी गई हैं बहुत डिटेल में पड़ी हुई हैं, लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे एक तो आपको इसमें ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये ध्यान रखना है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोजन है ना इस पर प्लस का साइन आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस का साइन रखना होगा तब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। सेकंड, यहाँ पर देखो जैसे एडिनाइन, ये नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एडिनोसाइन ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये एडिनाइलिक एसिड क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये नाइट्रोजन बेस के, न्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लियोसाइड की स्ट्रक्चर है, इनका रफली आपको आइडिया होना चाहिए। ये 3 अमीनो एसिड्स जो ऊपर ही ऊपर दे रखे हैं इनको मैंने डिस्कस पहले ही कर लिया था, आपको इतना सा ध्यान रखना बस, इसमें और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये जो बायोमोलिक्यूल का पेज नंबर 146 है, इस पर ये जो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट दिखाई दे रहा है, ये वाला पैराग्राफ हमको पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये टेबल नंबर 9.3। इसमें जो भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं इनको एज सच आपको लर्न करना होगा, एग्जाम्स में आते रहते हैं एग्जांपल्स। सेकेंड, प्राइमरी मेटाबोलाइट जो हैं इनकी रिएक्शन से बनते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट के मैक्सिमम के फंक्शंस पता होते हैं, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के मैक्सिमम के फंक्शंस ही नहीं पता होते। ये जो बायोमोलिक्यूल का पैराग्राफ नंबर 9.3 है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल नाम से। अब इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि मैक्रोमोलिक्यूल किसको बोलेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा हो, और यदि मॉलिक्यूलर वेट 18 to 800 डाल्टन की कैटेगरी का है तो उसको बोला जाएगा माइक्रोमोलिक्यूल। आपको याद होगा एलन की क्लास में हमने जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 142 पढ़ाया था, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, तो उसमें डिटेल में बताया था कि 2 फ्रैक्शन मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो यहाँ पे भी आपको यही ध्यान रखना है कि इस एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, इस एसिड इनसॉल्युबल पूल में कौन कौन से कंटेंट आता है। तो देखिए, एक तो प्रोटीन, एक न्यूक्लिक एसिड और एक पॉलीसेकेराइड और एक होता है लिपिड। स्पेशली इस लिपिड के बारे में आपको ध्यान रखना है, लिपिड एक्सेप्शनली मिलता है एसिड इनसॉल्युबल पूल में, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ध्यान रखना है इसको स्पेशली, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, इट मींस
लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। ये एक्सेप्शनली मिलता है इसमें मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में। ये बात आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। ये जो टेबल नंबर 9.4 है, इस टेबल नंबर 9.4 में आपको जो ध्यान रखना है वो है इन कंपाउंड्स का परसेंटेज। ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना होगा। इसमें वाटर जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये जो पैराग्राफ है 9.4 प्रोटीन वाला, इसमें सबसे पहले तो आपको ये करेक्शन देखना है। एक यहाँ पे जो दिया हुआ है, प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स यूज होते हैं 21 टाइप्स के होते हैं, ये रॉन्ग है। 21 टाइप के नहीं, ओनली 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं, उनको बोला जाता है प्रोटीन अमीनो एसिड। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। ये आपको ध्यान रखना है। हेट्रोपॉलीमर क्यों है ये आपको एलन के क्लासरूम में पहले पढ़ाई दिया गया था, एक बार रिमाइंड करवा देता हूं मैं। इट मींस प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज नॉट होमोपॉलीमर, ये ध्यान रखना है बात आपको। सेकेंड, आपके सामने एक ये जो टेबल दिखाई दे रहा है 9.5 नंबर का, इसमें कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है GLUT4 प्रोटीन, ये तो 100% आपको ध्यान रखना ही होगा। हमने पेज नंबर 147 का जो लास्ट पैराग्राफ था प्रोटीन वाला था, वो उसी की ही ये 3 लाइंस पेज नंबर 148 अपर मोस्ट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कोलेजन is the most abundant protein in animal world and rubisco is the most abundant protein in whole of the biosphere। कहने का मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जाए एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है तो कोलेजन आएगा। होल बायोस्फीयर में पूछा जाएगा तो आंसर आएगा रूबिस्को। अब इसमें भी थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन क्वेश्चन का, यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स तो आंसर आएगा रूबिस्को। ये ध्यान रखना है आपको इसमें। ये जो पैराग्राफ है 9.5 पॉलीसेक्राइड वाला, पॉलीसेक्राइड 2 टाइप्स के होंगे, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। इफ द पॉलीसेक्राइड मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट देन इट विल बी होमोपॉलीसेक्राइड, मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट देन इट विल बी हेट्रोपॉलीसेक्राइड। यहाँ पे होमोपॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल आपके सामने है और वो है सेल्यूलोज। ये जो सेल्यूलोज है, ये सेल्यूलोज बना होता है किसका, ग्लूकोज का। इसका मतलब ये हुआ सेल्यूलोज का मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज, अप्रॉक्स 6000 से लेकर के 10,000 ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, सेल्यूलोज। इट मींस इट इज होमोपॉलीसेक्राइड। सेकंड लाइन है इसमें इन्यूलिन। इन्यूलिन वाली जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्यूलिन का जो यूनिट होता है वो होता है फ्रक्टोज, ये ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉलीसेक्राइड हो, उस पॉलीसेक्राइड का जो लेफ्ट टर्मिनल एंड होगा उसको बोला जाएगा नॉन रिड्यूसिंग एंड, और जो राइट टर्मिनल एंड होगा उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड। उसका रीजन क्या है वो इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दे रखा है, देखिए इसमें जो ग्लाइकोजन होगा उस ग्लाइकोजन का यूनिट होता है ग्लूकोज। तो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक होंगे तब बनेगा ग्लाइकोजन। तो सपोज ये फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट है, तो इस फर्स्ट ग्लूकोज यूनिट में एक तो ये आपको छोटा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन को शो नहीं किया गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए। एक्चुअली ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और यहाँ भी ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। अब इसमें ये जो फर्स्ट ग्लूकोज है इसको ढंग से ऑब्जर्व करें, ये है इसका कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है इसका। ये कार्बन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर फोर्थ के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर फर्स्ट होता है वो रिड्यूसिंग कार्बन होता है। तो इस फर्स्ट ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन सेकंड ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ कंज्यूम हो गया, और सिमिलर प्रोसेस चलेगा इन सारे ग्लूकोज में। कहने का मतलब जितने भी ग्लूकोज यूनिट आपस में लिंक्ड हो रहे होंगे उनमें से फर्स्ट ग्लूकोज से लेकर के सेकंड लास्ट ग्लूकोज तक सबका रिड्यूसिंग कार्बन कंज्यूम हो जाएगा, बट जो लास्ट ग्लूकोज होगा उसका रिड्यूसिंग कार्बन फ्री हो जाएगा।
तो ये रिड्यूसिंग कार्बन फ्री होने की वजह से जो राइट टर्मिनल एंड होगा उसको तो बोल दिया रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड, लेकिन लेफ्ट टर्मिनल एंड पे किसी भी ग्लूकोज का रिड्यूसिंग कार्बन फ्री नहीं है, इसलिए इसको बोल दिया क्या, नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल एंड। ये जो पेज नंबर 149 का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये आपको ध्यान रखनी होगी। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड फॉर एग्जांपल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। बट यहां पर जो लास्ट लाइन दी गई है आपको, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स आर हेट्रोपॉलीमर, ये ओल्ड एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। बट यदि आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगी तो उसमें ये हेट्रोपॉलीमर की जगह पे होमोपॉलीमर हो चुका है। बाई चांस आप में से किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी तो उसमें आपको इसको हेट्रोपॉलीमर की जगह पे होमोपॉलीमर करना है। आपने एलन क्लासरूम में ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर है बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है वो आप जानते हैं 3 कंटेंट्स का बना होता है, जिसमें से एक तो होगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसके बारे में बात कर रहा है, नाइट्रोजीनस बेस। वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो प्यूरिन हो सकता है या फिर वो हो सकता है पायरिमिडीन। सेकंड, इसमें एक मिलता है मोनोसेकेराइड, पेंटोज शुगर जो मिलता है वो। अब वो या तो हो सकता है राइबोज या फिर वो हो सकता है डीऑक्सीराइबोज। यदि राइबोज मिलेगा तो वो आरएनए में मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज मिलेगा तो वो डीएनए में मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ इतना सा ध्यान रखना है बस आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड का यूनिट न्यूक्लियोटाइड होगा, और वो किस किस का बना हुआ होगा वो डिस्कस हो ही चुका है। ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वाला जो पैराग्राफ है बायोमोलिक्यूल का, इसमें इस लाइन से समझना आपको इंपॉर्टेंट होगा, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन। कहने का मतलब ये हुआ जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसमें फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ सेकंड अटैच हो जाएगा, सेकंड के साथ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा अमीनो एसिड्स का, उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन में जो फर्स्ट अमीनो एसिड है उस फर्स्ट अमीनो एसिड को बोला जाएगा एन टर्माइन अमीनो एसिड। लास्ट अमीनो एसिड जो होगा उसको बोला जाएगा सी टर्माइन अमीनो एसिड। इसका रीजन क्या है, तो उस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें आप तो देखेंगे आप कि इसमें जो ये फर्स्ट अमीनो एसिड है उस फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप फ्री है जो लेफ्ट साइड में है, और इस अमीनो एसिड का जो COOH ग्रुप था वो इस अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्शन करा तो ये वाला बॉन्ड बन गया इसमें। तो फर्स्ट अमीनो एसिड का फ्री कौन सा रहा, NH2, इसलिए इसको तो बोल देंगे एन टर्माइन। बट जो भी लास्ट अमीनो एसिड होगा उसका COOH फ्री होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सी टर्माइन, बिकॉज इस लास्ट अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप था यहाँ पे वो यूज हो गया बॉन्ड बनाने में, लेकिन इस लास्ट अमीनो एसिड का फ्री कौन सा है, COOH, तो इसको बोल दिया सी टर्माइन। और जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसको बोला जाएगा एन टर्माइन। आपने ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रोटीन के 4 कॉन्फ़िगरेशंस को शो किया गया है, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। यदि अमीनो एसिड्स ओनली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लीनियर फॉर्म में अटैच्ड हो जाए with the help of peptide bond, then it will be primary configuration of protein. अब ये जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप के बेसिस पर 2 टाइप्स का होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन। यदि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो अल्फा हेलिक्स। यदि 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो जाए तो उसको बोला जाएगा बीटा प्लेटेड शीट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन था
यदि इसमें एडिशनल बॉन्डिंग हो जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्सरी कॉन्फिगरेशन में। देखिए इसमें स्पेशल बॉन्ड मिलता है कौन सा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है ये अदर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड के एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। अब टू और मोर देन टू टर्सरी कॉन्फिगरेशन वाले जो पॉलीपेप्टाइड चेन थे असेंबल हो गए, तो बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा वो कौन से कॉन्फिगरेशन का होगा, क्वाटरनरी कॉन्फिगरेशन का होगा। ये जो पैराग्राफ है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, इसमें मतलब ये है कि पॉलीमर में जो मोनोमर लिंक होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, कैसे लिंक होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट आता है पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें कैसे बनता है बॉन्ड, एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप नेक्स्ट अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर रिलीज होगा, बोल दिया डिहाइड्रेशन। इसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में जो इंडिविजुअल यूनिट होती है वो क्या है, मोनोसेकेराइड। एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ जिस बॉन्ड के थ्रू लिंक होगा वो होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहां भी वाटर रिलीज होगा मतलब डिहाइड्रेशन होगा। अगला आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये बनता कैसे है, तो ये डिस्कशन हम आपको एलन के क्लासरूम में कर चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो आपको याद होगा न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर का जो 5th कार्बन होता है उस पर मिलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड बन जाएगा कौन सा, एस्टर बॉन्ड। फिर इसके साथ जब नाइट्रोजन बेस अटैच होगा तो वो हो जाता है एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ये जो पेज नंबर 151 का जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है, उसके बजाय आप इस डायग्राम को ढंग से समझ लेंगे। ये वाला डायग्राम, इससे दो बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। पहली बात देखिए इसमें डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शो की है मैंने यहाँ पर, देखो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो ये हो गया और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रहा, और इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए टी के साथ बॉन्डिंग करेगा बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी सी के साथ बॉन्डिंग करेगा बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। ये है डीएनए की बैकबोन। डीएनए की बैकबोन में देखिए आप ढंग से क्या दिखाई दे रहा है आपको, सुगर एंड फॉस्फेट। इट मींस द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट। डीएनए का जो वन कॉइल होता है, सपोज यहां से स्टार्ट करें अपन और यहां तक देखें, तो डीएनए की एक कॉइल में, डीएनए के एक लूप में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके टोटल 10 बेस पेयर होते हैं टोटल। टू सक्सेसिव स्टेप्स के बीच की ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स हैं, ये वाले ये स्टेप्स है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, तो ऐसे स्टेप टोटल एक कॉइल के अंदर कितने होंगे, 10 होंगे। टू सक्सेसिव स्टेप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा कितना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे टोटल 10 स्टेप्स हो गए एक कॉइल में, तो ये कंप्लीट लेंथ कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रॉम। इसी को बोला जाता है हेलिक्स लेंथ ऑफ डीएनए, इसी को बोला जाता है पिच ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पिच या डीएनए की हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होगा। और ये जो डीएनए है आपको दिखाई दे रहा है ये एक टाइप का क्या है, बी डीएनए है। डीएनए ए बी टाइप का हो सकता है, बी टाइप का, सी टाइप का, डी डीएनए ये होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन डीएनए होता है वो बी डीएनए होता है, उसी के बारे में डिस्कशन किया गया है यहाँ पे। ये जो कॉइल है, ये कॉइल हर एक स्टेप के बाद कितने डिग्री पर टर्न लेती है, ध्यान रखना होगा कितना है, 36 डिग्री। हर एक स्टेप के बाद टर्न 36 डिग्री पर होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स का,
वो काइटिनस होता है। कहने का मतलब ये जो काइटिन है ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनेगा, इसका मतलब काइटिन का यूनिट क्या है। तो काइटिन का यूनिट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। आपको याद होगा ये अपन ने जब एनसीईआरटी चल रही थी अपनी तो पेज नंबर 149 फर्स्ट पैराग्राफ में भी इसको हमने आपको बताया था। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल व्यू है उसको स्टेबलाइज करने में कौन सा बॉन्ड मिलने के लीस्ट चांस है। तो देखिए आप जानते हैं हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन में मिलते ही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता ही है। याद करिए एस्टर बॉन्ड किस में मिलता है, जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है उसमें एस्टर बॉन्ड मिलता है, या फिर लिपिड के फॉर्मेशन में अल्कोहल एंड फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड होगा। लेकिन ये एस्टर बॉन्ड किस में नहीं मिलता, प्रोटीन में नहीं मिलता।